सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट के पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया है 1200 से 1550, तो उसका आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, ये आपके पार्ट 2 है। ओके, पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इसका मतलब पीडीएफ तो एक ही है, बट है ना, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने इसको 2 पार्ट में बांट दिया। तो अगर आपने ये पीडीएफ या पूरा पढ़ लिया, ये पीडीएफ तो एक ही है और वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, तो दोनों पार्ट अगर आपने देख लिया तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आप पक्का एग्जाम में आप पास हो जाओगे। तो आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखना है, एकदम दिमाग लगा के देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ये पीडीएफ भी खरीदना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी खरीद सकते हैं एंड हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी। ओनली 50 रुपीज़ में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी न्यू वीडियोस, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डेट शीट, जो भी आपकी कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें होती है वो सबकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है आपका आज पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रखा है कि सल्तनत काल में कुतुब परिसर के विकास का रेखांकन करें। मतलब सल्तनत काल में जो कुतुब मीनार बनाया गया था, अलग अलग शासक ने अलग अलग टाइम पे उसमें कुछ कुछ चेंज, मतलब विकास किया था, कुछ कुछ चीज को ऐड करा था, तो उसके बारे में आपको बताना है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है अथवा में कि कुतुब परिसर के विशेष संदर्भ में 13वीं शताब्दी में जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के विकास की विवेचना कीजिए। इस दोनों का आंसर एक होगा। इसकी में देखिए मेन फोकस इसमें करा गया है कि कुतुब मीनार के परिसर के बारे में बताइए, चाहे ऊपर का क्वेश्चन हो चाहे नीचे का हो, आंसर एक ही होगा। तो 13वीं शताब्दी में ये बन रखा था, तो इसलिए ऐड कर दिया इसमें। तो कुतुब मीनार के अगर हम विकास देखते हैं तो इसमें हमें इंडो और इस्लामिक वास्तुकला देखने को मिलता है। मतलब ये पूरी इस्लामिक वास्तुकला नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें मंदिरों को तोड़ के, जैन मंदिरों को तोड़ के डायरेक्ट वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो वहां पे अगर वहां की आप मस्जिद भी देखोगे, कुवैत इस्लाम जो वहाँ की मस्जिद है, फर्स्ट मस्जिद जो इंडिया की है, तो उसमें भी आपको हिंदू देवी देवता के चिन्ह वगैरह देखने को मिलेंगे कुतुब मीनार के अंदर। तो इससे साफ पता लगता है कि वो क्या है, हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था, तो इसलिए वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला इसे कहा गया है। तो उसके बारे में ही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर को स्टार्ट करने का सबसे पहला तरीका है कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे कि हम कि 13वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का समय था। जैसे कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुई थी, तो एक महत्वपूर्ण मोड़ था ये, जब भारत में इस्लामिक संस्कृति और स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला की भी नींव पड़ी, जो भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य कला शैली का मिश्रण था। मतलब दोनों की शैली देखने को मिलती थी। तो कुतुब परिसर जो है, जो कुतुब मीनार और अन्य संरचनाएं कुतुब मीनार के अंदर, तो इस वास्तुकला के विकास का प्रमुख उदाहरण है कि कुतुब मीनार को दिल्ली में स्थापित किया गया और यह इस्लामी वास्तुकला में कई पहलुओं को प्रतिनिधित्व करता है ये। तो इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन आप इतना सा दे दीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि कुतुब परिसर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। मतलब कुतुब मीनार की थोड़ी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुब ऐबक ने करवाना स्टार्ट किया था 1193 में। जब वो दिल्ली का शासक नहीं बना था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी नहीं की थी, उससे पहले ही उसने स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय मोहम्मद गौरी जिंदा था, तो उसने शुरू किया, बाद में इल्तुमिश ने उसे पूरा करवाया। मतलब कुतुब मीनार की नींव तो रखी थी कुतुब ऐबक ने, पर जो दूसरा शासक था दिल्ली सल्तनत का, इल्तुमिश, उसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। तो ये मीनार दिल्ली में सुल्तान के शुरुआती वर्षों का प्रतीक था, मतलब कि दिल्ली सल्तनत का राज है दिल्ली पे, तो ये दर्शाने के लिए उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था। और मुस्लिम शासन की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामिक वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण बन गया, जो कि इसमें हमें इस्लामिक वास्तुकला भी देखने को मिलती है। और इसके आसपास बनी इमारतें जो है
वो क्या देखने को मिलती है, उसमें हमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला देखने को मिलती है। मतलब इंडियन भी वास्तुकला और इस्लामिक का मिक्सचर देखने को मिलता है हमें, क्योंकि आप अगर उसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो है तो इस्लामिक, पर उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें हिंदू जो चिन्ह होते हैं मंदिरों के, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो कुतुब परिसर में स्थित अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं जैसे कुवत उल इस्लाम मस्जिद है और कुतुब मीनार और अन्य स्मारक जो है वो वास्तुकला में स्पष्ट बताते हैं कि इस समय की वास्तुकला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रचलन हो रहा था। तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ प्रमुख तत्व भी है, उसको जान लेते हैं। पहला है इस्लामी स्थापत्य शैली और भारतीय प्रभाव का संगम। इंडो इस्लामिक का ये मतलब होता है कि इसमें इस्लामी शैली भी हो और भारत की जो चली आ रही शैली है बनाने का, वो भी इसमें मिश्रण हो। तो कुतुब मीनार और इसके आसपास की संरचनाएं इंडो इस्लामिक वास्तुकला के प्रारंभिक उदाहरण है, जो कि इस्लामी और भारतीय स्थापत्य कला तत्वों को सम्मिलित करते हैं। जहाँ इस्लामिक वास्तुकला में मेहराब होता है, गुंबद होता है और मीनार होती है, तो वैसे ही भारतीय वास्तुकला में क्या होता है, वास्तु स्तंभ बनाए जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों में कि गुंबद वगैरह मतलब इंडियन के वास्तुकला में नहीं था, वो बाहर से आया है, तो वो इस्लामिक वास्तुकला का हिस्सा है। तो कुतुब मीनार की वास्तुकला में इस्लामिक शैली की प्रमुख विशेषता है, जैसे कि मेहराब देखने को मिलता है हमें, मीनार देखने को मिलता है, जबकि भारतीय शिल्प शास्त्र की झलक हमें देखने को मिलती है कि कुतुब मीनार में कई स्तंभ भी हैं, जो कि इस्लामी शैली में स्तंभ का उपयोग होता ही नहीं है, ये भारतीय शैली है। तो सजावट में मिलती है वहां की कुतुब मीनार में, तो इससे हमें ये पता लगता है कि कुतुब मीनार में क्या है, इंडो इस्लामिक शैली है। दूसरा है इसकी महत्वपूर्णता की शाही शक्ति और धार्मिक प्रतीकता देखने को मिलती है। कुतुब मीनार का निर्माण न केवल वास्तुशिल्प उपलब्धि था, मतलब वास्तुकला के दृष्टिकोण से नहीं कराया गया था ओनली, बल्कि ये एक इस्लामिक शासन की शक्ति और वैभव का भी प्रतीक था कि हाँ, एक इस्लामिक शासन भी अब यहाँ पे रूल करता है, तो इसको भी दर्शाने का वो काम करता है। तो मीनार के शिखर पर स्थित जो अरबी लेखन है वो अल्लाह का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाता है, और यह संरचना मुस्लिम शासकों के धर्म और संस्कृति की पहचान भी बताती है। तो कुतुब परिसर में स्थित जो कुवत उस इस्लाम मस्जिद है, उसके निर्माण में भारतीय मस्जिदों के पूर्व इस्लामिक तत्वों का भी समावेशन किया गया है। जो पुराने इस्लामिक मस्जिद है उसके भी कुछ कुछ ऐड किए गए हैं। इसके अलावा इसमें स्तंभ और अन्य संरचनाएं भी हैं। और स्तंभ क्या होती है, स्तंभ भारतीय शैली है, ना कि इस्लामिक शैली। स्तंभ हमारे मंदिरों में होता है, तो भारतीय मंदिरों के प्रेरित है वो, मतलब भारत के मंदिर जो ना उसको तोड़ा गया था, तोड़ के नहीं ले गया, तो वहां जो स्तंभ होते थे ना सीधे उसको उखाड़ के लेकर वहां को लगा दिया गया, और उनमें भारतीय स्थापत्य कला का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम उसे इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। तीसरा है मीनार और उसकी ऊंचाई, यानी कुतुब मीनार की ऊंचाई और उसकी भव्यता ने इंडो इस्लामिक वास्तुकला में एक अनूठा स्थान भी दिलवाया है कुतुब मीनार को। कुतुब मीनार की ऊंचाई और संरचना भारतीय और इस्लामिक शैली के मिश्रण को प्रस्तुत करता है, जिसमें भारतीय मंदिर और इस्लामिक मीनारों का तत्व दोनों ही शामिल है। मीनार का उपयोग एक धार्मिक और शाही प्रतीक के रूप में भी किया गया, जो केवल शाही सत्ता को ही नहीं दर्शाता बल्कि धार्मिक चीजों को भी दर्शाता है कि अब यहाँ पे एक मुस्लिम शासन का राज है, ये भी दर्शाता है। चौथा है सजावट और स्थापत्य कला के तत्व क्या है। तो कुतुब मीनार की सजावट और नक्काशी में भारतीय और इस्लामिक दोनों तत्व हमें देखने को मिलते हैं, ये तो आपने जान लिया क्योंकि इंडो इस्लामिक है। तो कुतुब मीनार की दीवारों पर अरबी शिलालेख लिखा गया है, जो कि उर्दू में लिखी गई है, उर्दू की कुरान की आयतें लिखी गई है। इस्लामी वास्तुकला के विशिष्ट तत्व है ये। इसके साथ ही मीनार के आधार पर भारतीय शैली की भी जटिल नक्काशी हमें देखने को मिलती है। वहां पे हमें जो अष्टधर कमल होते हैं ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये सब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप गूगल पर सर्च मार के देखना कुव्वत इस्लाम का स्ट्रक्चर, जो उसका ऊपर का एरिया होता है ना, जैसे मंदिर में होता है ना छत, वो कुम्मत जिसे कहते हैं, उसको आप जूम करके देखना तो आपको भारतीय मंदिर में जो चिन्ह होते हैं ना वो सारे चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि स्वास्तिक वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो इससे साफ पता लगता है ये हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया है। पांचवा है प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश, यानी कुतुब परिसर और उसके आसपास की संरचनाओं में प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश किया गया है। कुतुब मीनार के पास जो स्थित बाग बगीचे और जल निकास व्यवस्था जो बनाई गई है वो उस समय की वास्तुकला की प्रारंभिक शैली देखी जाती है। उस समय मतलब उस समय की प्राकृतिक सौंदर्य, कला, समावेश, इन सबको उसमें ऐड किया गया है। मतलब साथ ही साथ इसमें प्राकृतिक को भी जोड़ा गया और सांस्कृतिक चीजों को भी जोड़ा गया है।
मतलब प्राकृतिक चीज, बाग बगीचे वगैरह होते हैं ना, और नल वगैरह, नाली वगैरह, जल निकास प्रणाली, तो ये सब बनाया गया है। तो अब जानते अब है कि सल्तनत काल में कुतुब परिसर का विकास, जो हमारा क्वेश्चन था मेन, कि कैसे समय समय पे किन किन शासक ने उसमें विकास किया। तो विकास आप बाद में लिखोगे, जैसे मैं लिख रही हूँ, पहले थोड़ा आपको कुतुब मीनार का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, जिससे मैंने ऊपर दिया, ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है कि कुतुब परिसर का प्रारंभ और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो कुतुब परिसर का विकास दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, जो कि 1199 में कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण करा के उसने किया था, जो सल्तनत काल की शुरुआती इस्लामिक स्थापत्य कला का प्रतीक है। मतलब सबसे पहली मस्जिद भारत की कुव्वत इस्लाम है। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू किया था। हालांकि पूरा कार्य इसके उत्तराधिकारी जो था इल्तुतमिश, उसने पूरा कराया था। इसकी ऊंचाई और इसकी जो ऊंचाई है और जो वास्तुकला है, वो इस्लामिक शासकों की शक्ति और जो प्रतिष्ठा है, उसका प्रतीक बन गई थी। तो कुतुब मीनार की वास्तुकला भारतीय इस्लामिक तत्व का मिश्रण है, जो कि एक कला प्रेरित था, जिसमें शिलालेख, जटिल नक्काशी हमें देखने को मिलती है। तो पहला पता लग गया। आपको ये लिखना है कि फर्स्ट टाइम में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, पर पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। दूसरी चीज विकास हुआ, इसमें कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1199 में कराया गया, पर कुतुब मीनार 1153 में बनाना स्टार्ट हुआ। मतलब उसके कह सकते हो कुछ सालों बाद कुव्वत इस्लाम बनाया, तो उसमें एक चीज और ऐड करा गई, इस मस्जिद को। तो ये विकास हुआ ना, तो वही एक चीज जो ऐड कर रही हूँ, हमें वो पढ़ना है। तो ये भारत की पहली प्रसिद्ध मस्जिद है, जो कि ये इसमें क्या है, इसमें भारतीय मंदिरों के स्तंभ लगाए गए हैं, जिसमें भारतीय शैली देखने को मिलती है, का उपयोग किया गया है। तो इस्लामिक वास्तुकला में भारतीय शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। कुल जो कुव्वत इस्लाम मस्जिद है, उसकी संरचना भारतीय स्थापत्य कला का प्रमुख तत्व इसमें हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसको भारतीय मंदिरों को तोड़ के, जैन मंदिर को तोड़ के, उसके स्तंभ को साफ साफ यहाँ पे लगा दिया गया है। बनाया नहीं है, आधा चीज को लगा दिया गया डायरेक्ट उठा के। तो इल्तुतमिश के शासन काल में कुव्वत इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया गया था और भव्य रूप इसको दिया गया। मस्जिद के भीतर एक बड़े आंगन का निर्माण किया गया, जिससे ये प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बन गया। इसके अलावा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की ऊंचाई को भी बढ़ाया, इसके डिजाइन में भी सुधार किया, और सल्तनत काल में इसका वैभव और ज्यादा प्रदर्शित कर दिया इल्तुतमिश ने। उसके बाद तीसरे में आता है कि सल्तनत काल के अन्य शासकों द्वारा कुतुब मीनार परिसर का विकास किया गया। कैसे? कुतुब मीनार में कुव्वत इस्लाम मस्जिद के बाद क्या हुआ, अब विभिन्न शासकों ने कुतुब परिसर के अन्य हिस्सों का भी निर्माण कराया। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा काम कराया था कुतुब मीनार में। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने, इन शासकों ने इसमें बहुत सारे निर्माण, नए नए चीज को ऐड किया था, उसको जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब परिसर के भीतर नया प्रवेश द्वार और विशाल आंगन का निर्माण करवाया था, और इसने अंदर आने वाले श्रद्धालु और नागरिकों के लिए एक स्वागत स्थल भी बनाया था। अलाउद्दीन ने मस्जिद के भीतर कई सुधार भी किए थे, तो ये उसका विकास हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसमें कुछ विकास किए थे कुतुब परिसर में, उसने कई महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। उन्होंने कुतुब मीनार के आसपास के क्षेत्र का निर्माण कराया था और इक्तेदारों के लिए नए प्रशासनिक भवन का भी निर्माण किया था। तो तुगलक के समय में कुतुब परिसर एक प्रमुख धार्मिक और प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा था, जो इस्लामी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण था। तो चौथा है कि कुतुब परिसर का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या था। तो उस समय कुतुब परिसर न केवल स्थापत्य कला बल्कि अद्वितीय उदाहरण था उनकी धर्म और संस्कृति का, बल्कि ये एक इस्लामिक सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक था, क्योंकि भारत में पहली स्थापत्य कला थी इस्लामिक शैली की। तो कुतुब मीनार और कुव्वत उस इस्लाम मस्जिद ने दिल्ली के सुल्तान के शासन और संस्कृति और धार्मिक रूप से उसको मजबूत किया था। यह परिसर दिल्ली के धार्मिक जीवन का केंद्र बन गया था और नियमित रूप से इस्लामिक शिक्षाएं इसमें दी जाती थी, क्योंकि कुरान की आयतें वगैरह इसमें लिखाई जाती थी। इसके अलावा कुतुब परिसर में मौजूद शिलालेख और अन्य कला के रूपों में भारतीय समाज में इस्लामिक सांस्कृतिक और से परिचित कराया था लोगों को कि क्या मतलब, क्योंकि भारत के लोग ने तो कभी ये देखा नहीं था। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवादक मार्ग भी प्रस्तुत किया था। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लिखेंगे तो कुतुब परिसर का विकास सल्तनत काल में भारतीय और इस्लामिक स्थापत्य कला का एक मिश्रण है, जो कि कुतुब मीनार और कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत की शक्ति, वैभव और संस्कृति को दर्शाता है।
इन संरचनाओं के माध्यम से हम इस्लामिक स्थापत्य कला को भारतीय स्थापत्य कला के तत्वों में आत्मसात करते हैं, मतलब मिलता हुआ देखते हैं, और इसका विकास धीरे धीरे बढ़ता गया, जो आने वाले वर्षों में उपमहाद्वीप के अन्य स्थापत्य संरचनाओं के निर्माण को प्रेरित किया। इसी कुतुब मीनार को देख के ही क्या करा, दिल्ली सल्तनत के अन्य शासकों ने और भी चीजें इसमें ऐड कराई और भी भारत में नई नई इस्लामिक शैली में कुछ ना कुछ बनवाते रहे वो, पर फर्स्ट तो यही था। तो कुतुब परिसर न केवल स्थापत्य कला बल्कि एक अद्वितीय उदाहरण था इस्लामिक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल का, जिसने सल्तनत काल की विरासत को जीवित रखा है आज तक। क्योंकि दिल्ली सल्तनत पहली बार जो इस्लामिक शासन है वो भारत में 1206 में आया था, और इससे पहले मुस्लिम शासक था ही नहीं भारत में। तो ये पहला शासक था, मतलब पहला स्थापत्य कला भी था जो दर्शा रहा था कि भारत में अब एक नई संस्कृति ऐड हो रही है, जो कि आज तक हमें देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रखा है कि न्यायकार प्रणाली के विशेष संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य में जो राजनीतिक सत्ता की अभिव्यक्ति और संगठन की विवेचना कीजिए। मतलब या तो दूसरे अथवा ऐसा पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में न्यायकार प्रणाली की महत्व का वर्णन कीजिए। आपको सिंपल ये देखना है कि पूछ क्या रखा है, इसमें आपको फोकस करना है न्यायकार प्रणाली, मतलब आपको पूछ रहा है न्यायकार प्रणाली बताइए। इससे आप समझ जाओगे विजयनगर साम्राज्य का है ये। तो बस आपको एक ही चीज पे क्वेश्चन में से एक मेन पॉइंट को उठाना है और समझ जाना है क्वेश्चन है क्या। तो इसमें पूछ रखा है न्यायकार प्रणाली का महत्व बताइए विजयनगर साम्राज्य में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी आंसर देने से पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 से 1646 तक चला था, इसकी स्थापना हरिहर और बिक्का दो भाइयों ने की थी। दक्षिण भारत का एक प्रमुख और शक्तिशाली साम्राज्य था ये, जिसने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतीय उपमहाद्वीप में एक गहरी छाप छोड़ी थी। और इस साम्राज्य की सफलता के पीछे कई कारण थे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण था कि न्यायकार प्रणाली इसकी, जो कि अस्तित्व और कार्यवान थी उस समय की, मतलब उस समय की सबसे मेन चीज थी। न्यायकार प्रणाली ने विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण और सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया था। इस प्रणाली के माध्यम से सम्राट ने अपनी शक्ति को साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों तक फैलाया था और स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन भी किया था। तो न्यायकार प्रणाली ने साम्राज्य को मजबूत किया और इसकी स्थिरता और प्रभावशालीता को बढ़ाया। तो इसी को हम जानेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं न्यायकार प्रणाली होता क्या है, उसका परिचय जानते हैं। तो न्यायकार प्रणाली एक प्रशासनिक और एक सैन्य व्यवस्था है। मतलब न्यायकार प्रणाली है क्या, एक प्रशासनिक व्यवस्था न्यायकार प्रणाली है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, एक सैन्य व्यवस्था है जिसमें विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अपनाया था। इस प्रणाली के तहत स्थानीय शासकों या जमींदार जो होते थे उसको न्यायकार या न्यायकार कहा जाता था। मतलब जैसे इक्तेदार होते थे ना दिल्ली सल्तनत में, इम्पोर्टेंस रोल अदा करते थे, तो वैसे ही इसमें न्यायकार अदा करते थे। डिट्टो सेम ये न्यायकार और इक्तेदार, बट दिल्ली सल्तनत में इक्तेदार कहा जाता था, विजयनगर में न्यायकार कहा जाता था उन्हें। तो ये न्यायकार सम्राट के अधीन कार्य करते थे और बदले में इन्हें, जैसे इक्तेदार को दी जाती थी ना, बदले में काम के बदले भूमि दी जाती थी, राजस्व दी जाती थी, और वो लोग सैन्य शक्ति का नियंत्रण भी उनके पास रहता था, वो अपनी सेना भी रखते थे, उस समय आने पर राजा को देते थे। डिट्टो एकता प्रणाली है ये, बस उसका नाम न्यायकार प्रणाली है, आप याद रखिएगा। न्यायकारों को अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करके साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती थी और साथ ही स्थानीय प्रशासन का कार्य भी सौंपा जाता था उन्हें। न्यायकारों को उनके साम्राज्य के बदले सेवा और सैन्य बलों के निर्माण और अन्य प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती थी। डिट्टो जो एकता प्रणाली में है उसको आप डिट्टो सेम टू सेम न्यायकार प्रणाली में लिख दीजिएगा, आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो न्यायकार प्रणाली के राजनीतिक महत्व क्या थे उसको जानते हैं। तो न्यायकार प्रणाली ने विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीकृत सत्ता को सशक्त बनाया था। सम्राट द्वारा न्यायकार को दिए गए जो अधिकार होते थे, जिम्मेदारी होती थी, उसके माध्यम से साम्राज्य की शक्ति को विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब बांटा गया साम्राज्य की शक्ति को। किसमें, न्यायकारों में बांटा गया। जैसे इक्तेदारों में बांटा था ना दिल्ली सल्तनत ने, छोटे छोटे में टैक्स वसूलते थे इक्तेदार, तो वैसे ही इन्होंने भी विकेंद्रीकरण किया था। लेकिन साथ ही ये सुनिश्चित भी किया था कि न्यायकार सम्राट के प्रति वफादार रहे, और यह प्रणाली साम्राज्य में एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे को कायम रखने में सहायक हुई थी। तो न्यायकार को सैन्य बल के नियंत्रण और भूमि का वितरण
देने से साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट की शक्ति का प्रसार हुआ था, बहुत ज्यादा विकसित हुआ था विजयनगर साम्राज्य से। न्यंकार प्रणाली के तहत प्रत्येक जो न्यंकार है उसको अपने क्षेत्र में सैन्य बल का निर्माण करना था, उसका अधिकार था। मतलब वो सैन्य को रख सकता था अपना जो न्यंकार में जितना एकता उसका होता था उस एरिया में, जिससे सम्राट को कभी भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना में, कम करने में और लचीलापन मिलता था। इसके अलावा न्यंकारों को स्थानीय प्रशासन और कर वसूली की भी जिम्मेदारी दी जाती थी। मतलब स्थानीय जहाँ का उसको न्यंकार दिया जाता था, मतलब एकता दी जाती थी कह सकते हो, तो वहां पे वो खुद राज कर सकता था और खुद की सेना रख सकता था और खुद ही टैक्स भी वसूल सकता था, और टैक्स वसूल के थोड़ा सा टैक्स राजा को देना होता था। बिल्कुल एकता प्रणाली। तीसरी चीज कि सैन्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से न्यंकार प्रणाली का महत्व कैसे था। तो विजयनगर साम्राज्य की सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा न्यंकार के पास था, क्योंकि न्यंकार ही सेना को रखते थे अपने पास और जब समय आने पर राजा को देते थे। तो न्यंकारों को अपनी सेनाओं का निर्माण करने का अधिकार दिया गया था, जिससे सम्राट के पास एक मजबूत और प्रभावशाली सेना नेटवर्क बन गया था। न्यंकारों के माध्यम से न्यंकारों के पास अपनी सैन्य शक्ति थी जो कि साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करती थी और आक्रमणों के खिलाफ विजयनगर साम्राज्य की सुरक्षा भी करती थी। न्यंकार प्रणाली के तहत प्रत्येक नायक, जिसे न्यंकार कहा जाता था, उसने अपने क्षेत्र में सैन्य और प्रशासनिक शक्ति का मिश्रण मिलता था। मतलब सैन्य शक्ति भी होती थी उनके पास और अपने जो एरिया होते थे उसमें रूल करने का भी अधिकार होता था। तो वे अपने इलाकों में अपने सैनिक का प्रशिक्षण और उन्हें भत्ता देने के जिम्मेदार भी होते थे। मतलब सैनिक को पैसे भी कौन देता था, वो न्यंकार ही देते थे। किसके माध्यम से देते थे, वो न्यंकार जो वहां से टैक्स वसूलते थे उसी के माध्यम से वो अपने जो सेना रखते थे उसको पैसे भी देते थे। साथ ही स्थानीय प्रशासन और न्याय व्यवस्था की भी देखरेख करते थे। मतलब स्थानीय में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, प्रशासन का भी अधिकार उन्हें था। मतलब वहां के कह सकते हो कि एक मुखिया ये न्यंकार ही होते थे अपने एरिया के। इस प्रकार न्यंकारों की सैन्य शक्ति और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी विजयनगर साम्राज्य की स्थिरता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक थी। चौथा है, आर्थिक दृष्टिकोण से न्यंकार प्रणाली का महत्व क्या था। तो न्यंकार प्रणाली ने विजयनगर साम्राज्य के आर्थिक ढांचे को भी बहुत ज्यादा मजबूत किया था। न्यंकारों को भूमि और कर वसूली का अधिकार मिला था, जिससे बदले हुए सम्राट को कर का एक बड़ा हिस्सा देना होता था। भूमि के वितरण से न्यंकारों को साम्राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इसके बदले वे अपनी सत्ता और संसाधन का भी प्रबंधन करते थे। वो न्यंकारों के पास भूमि का अधिकार होने से वे क्या करते थे, कृषि को उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करते रहते थे समय के समय, जिससे साम्राज्य को आर्थिक समृद्धि मिलती थी। न्यंकार प्रणाली के कारण विजयनगर साम्राज्य में भूमि का उचित वितरण हुआ और ये प्रणाली स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत बनाने में साबित हुई। तो अब जानते हैं कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से न्यंकार प्रणाली का क्या महत्व था। तो न्यंकार प्रणाली के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचा भी प्रभावित होता था, क्योंकि न्यंकारों ने अपने क्षेत्रों में स्थानीय मंदिर और धार्मिक स्थल की देखरेख भी की थी, जो कि सांस्कृतिक संरक्षण कर रहे थे। वो तो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधि को बढ़ावा मिला था। साथ ही न्यंकारों के द्वारा दिए गए जो दान होते थे वो धार्मिक अनुदानों में दिए जाते थे। इससे धार्मिक एकता और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित मिल रहा था। तो विजयनगर साम्राज्य में न्यंकारों की भूमिका केवल सैन्य तक ही नहीं थी, बल्कि वे दान वान देते रहते थे, मंदिर वंदिर का निर्माण कराते रहते थे, जिससे क्या होता था, वो अपनी संस्कृति को जीवित रखते थे और धर्म अनुष्ठान द्वारा वो अपनी संस्कृति को समृद्ध भी करते थे। तो धार्मिक रोल भी था इनका और सांस्कृतिक रोल भी था। अब जानते छठा की न्यंकार प्रणाली की सीमा और समस्या क्या थी। तो इस प्रणाली की सीमाएं भी थी कुछ, तो उसको जानते हैं। तो हालांकि न्यंकार प्रणाली ने विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन को मजबूत तो किया था, लेकिन कुछ नकारात्मक पहलू भी थे इसके। तो न्यंकार के पास बहुत अधिक शक्ति हो जाती थी, क्योंकि खुद अपने एरिया में वो शासन करता था, इसके पास खुद की मिलिट्री भी होती थी, यही खुद टैक्स भी वसूलता था। जैसे दिल्ली सल्तनत का एकता प्रणाली था, जैसे एकता प्रणाली की सीमाएं थी, डिट्टो इसकी भी वैसी सीमाएं हैं। कभी कभी वे सम्राट के नियंत्रण से बाहर हो जाते थे, जैसे इख्तियार हो जाते थे कभी कभी बाहर, तो स्वतंत्रता को बढ़ाते थे ये। कुछ न्यंकार अपने क्षेत्रों की शक्ति को बनाए रखने के लिए साम्राज्य को केंद्रीकृत प्रशासन को चुनौती भी दे देते थे, जैसे इख्तियार करते थे कि अपने को स्वतंत्रता की मांग करते थे। तो डिट्टो आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो इसको। तो न्यंकार प्रणाली का संगठन और कार्य क्या था, उसका संगठन और कार्य क्या था। तो पहला था राज्य और साम्राज्य को संगठित प्रशासन करना, यानी विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित था, जहां सम्राट को सर्वोच्च राजनीतिक और सैन्य शक्ति प्राप्त थी।
न्यायकार प्रणाली ने सम्राट को अपनी शक्ति को उपशासकों और सैन्य तक फैलाने का अवसर प्रदान किया। न्यायकारों के माध्यम से सम्राट को राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपनी सत्ता स्थापित करने में मदद मिली थी। तो इसके द्वारा सम्राट ने अपनी शक्ति को बांटा था, विकेंद्रीकरण किया था, अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा न्यायकारों को दिया था कि क्षेत्र में अपने क्षेत्र में खुद आप रूल कर सकते हो, खुद अपनी सेना रख सकते हो, खुद टैक्स वसूल सकते हो। दूसरा है कि भूमि वितरण और न्यायकारों का कर्तव्य। तो न्यायकारों को सम्राट से भूमि का अधिकार मिलता था, जिसे इक्ता कहा जाता था, जिसे न्यायकार कहा जाता था। ये डिट्टो सेम ही है। तो इस भूमि में प्राप्त राजस्व एक हिस्सा वे सम्राट को देते थे और बाकी हिस्सा वह अपने प्रशासन सैन्य व्यवस्था के लिए रखते थे और सैनिक को इसी से भुगतान करते थे और बाकी बचे पैसे अपने रखते थे। डिट्टो इक्ता में जो मैंने बताया था आपको, वो ही लिखना है इसमें। स्थानीय प्रशासन और सैन्य नियंत्रण। न्यायकारों को अपनी न्यायायुक्त क्षेत्र में सैन्य, पुलिस बल और प्रबंधन में भी स्वतंत्रता थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी ली थी और न्याय व्यवस्था, कर वसूली और सामाजिक जो सेवाएं होती थी उसका भी वो लोग खुद ही प्रबंधन करते थे। तो इन सब में भी उनका रोल था। तो अब जानते हैं कि राजनीतिक सत्ता की अभिव्यक्ति मतलब कितना उनको एक्सप्रेस का अधिकार था। एक्सप्रेशन का मतलब न्यायकार प्रणाली में विजयनगर साम्राज्य में राजनीतिक सत्ता की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन था। न्यायकारों को अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता था। तो वहां के शासक क्या करते थे? न्यायकारों का उपयोग करते। न्यायकारों को दिया गया जो भूमि होता था, अधिकार, उन्हें वे राजनीतिक सत्ता की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करते थे। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती थी कि साम्राज्य की दूर दराज की सीमाओं पर सम्राट का प्रभाव हो सके। तो सम्राट हर जगह अपना प्रभाव छोड़ सके, इसलिए वो न्यायकार प्रणाली का उपयोग करते थे। तो न्यायकारों ने स्थानीय राजवंशों और को और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था और इससे क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य और ज्यादा वैभवशाली हो गया था। निष्कर्ष के तौर पर रखोगे कि न्यायकार प्रणाली ने विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक सत्ता की अभिव्यक्ति और संगठन का एक अनिवार्य हिस्सा था विजयनगर साम्राज्य का। तो इस प्रणाली ने साम्राज्य को सैन्य, प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत किया था और स्थानीय जो शासक है उसको शाही सत्ता का भी नियंत्रित होते हुए भी साम्राज्य सीमाओं की शक्ति को स्थापित किया था। मतलब सबके पास शक्ति तो थी खुद की, छोटे छोटे क्षेत्र में, क्योंकि न्यायकार के पास सारी शक्ति थी, टैक्स वसूलने की, सब दे रखा था, फिर भी एक केंद्र के शासन चल रहा था अच्छा खासा, इसका प्रतीक था। तो न्यायकारों की भूमि में विजयनगर साम्राज्य एक संगठित और केंद्रीकृत शासन हमें देखने को मिलता है। इसमें कुछ चुनौती का भी सामना इन्हें करना पड़ता है, पर न्यायकार प्रणाली ने विजयनगर साम्राज्य की सफलता और स्थिरता में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि गुजरात के राजनीतिक और सांस्कृतिक निर्माण में व्यापार, उसके पशुपालन, उसके स्थानीय राजनीतिक प्रमुख कारण की टिप्पणी कीजिए। मतलब गुजरात साम्राज्य जो था उसको सफल बनाने में वहाँ की संस्कृति ने कैसे योगदान दिया, वहाँ के व्यापार ने, वहाँ के पशुपालन ने और वहाँ की व्यापारिक राजनीति ने कैसे महत्वपूर्ण योगदान दिया कि गुजरात इतना समृद्ध उस समय बन गया था। मतलब उस समय विजयनगर चल रहा था, गुजरात चल रहा था और ऊपर में दिल्ली सल्तनत चल रहा था। तो गुजरात जो साम्राज्य उसकी एक तरफ से कह सकते हो उसका उभरने, उसका क्या कारण था, तो उसी को आपको बताना है। तो सबसे पहले कोई भी आंसर परिचय से स्टार्ट करोगे, जैसा कि उसमें आप गुजरात के बारे में बताओगे, गुजरात सल्तनत के बारे में, कि गुजरात की सल्तनत की विशेषता वाली राजनीतिक संस्कृति के बीच चालुक्य वघेला शासन जो कि 940 से 1304 तक चली थी। मतलब ये चालुक्य वघेला जो शासक था, गुजरात सल्तनत उसके द्वारा चलाई गई थी। गुजरात जो है वो 15वीं शताब्दी में अपनी सुल्तान के तहत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। 1100 ईस्वी के बाद के क्षेत्र में बहुत सांस्कृतिक और बहुत जातीय लोकधारा विकसित हुई थी, जिससे क्षेत्रीय गुजरात राज्य व्यवस्था का निर्माण हुआ था। इस प्रक्रिया में चरवाहा, खानाबदोश और व्यापारी और चरवाहों और तीर्थ यात्री और धार्मिक हस्तियों की भूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था गुजरात पे चरवाहे आते थे, खानाबदोश आते थे, जो जगह जगह पे व्यापार के लिए जाते हैं ना, जगह बदलते रहते हैं। व्यापारी आते थे क्योंकि व्यापार तट है गुजरात। तो तीर्थ यात्री क्योंकि यहाँ पे द्वारका है, धार्मिक हस्तियां आते थे यहाँ पे, बड़े बड़े आंदोलनकारी यहाँ पे जन्म लिए। तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू से रहा है गुजरात। थोड़ा इंट्रोडक्शन गुजरात का दे देना, उसके बाद स्टार्ट करना कि गुजरात की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में व्यापार कैसे योगदान दे रहा था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है कि व्यापार के बारे में बताइए, पशुपालन के बारे में बताइए और स्थानीय राजनीति के बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम व्यापार से स्टार्ट करेंगे।
तो गुजरात अपने व्यापक समुद्र तट के साथ व्यापार के लिए हमेशा ही लाल सागर और इंडोनेशिया तक और चीन की सीमाओं तक सीधे मध्य एशिया तक खुला हुआ था। मतलब शुरू से इन सारे देशों में, इंडोनेशिया, चीन में और लाल सागर द्वारा और अरब सागर द्वारा क्या होता था, व्यापार होता था। तो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग शुरू से ही है गुजरात। तो शासकों ने व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित भी किया था, क्योंकि यह राज्य और व्यापार दोनों के लिए फायदेमंद था। क्योंकि जब व्यापार बढ़ेगा तो राज्य का खजाना बढ़ेगा और व्यापार की दृष्टि से व्यापारी को भी फायदा होता था। तो दोनों को फायदा था इसमें। तो गुजरात के इतिहास में व्यापार और राजनीति कभी भी अलग अलग श्रेणी में नहीं रहे हैं, दोनों एक साथ ही हमें देखने को मिलते हैं। तो शासक और सत्ता के दावेदार ने युद्ध की आपूर्ति के लिए व्यापारियों और वित्त पोषकों के संसाधनों पर निर्भर थे। वे बदले में उन्हें सुरक्षित मार्ग का प्रदान किए जाते थे। तो कोई भी जब गुजरात पे शासन करता था तो उसका एक काम होता था कि जो व्यापारी है उसको संरक्षण देना, क्योंकि जो विदेश से व्यापारी आते थे उसको अगर संरक्षण मिलता था तो वो भारत में व्यापार करते थे और ये भारत से सामान खरीद के लिए जाते थे, तो राजा का ही फायदा होता था। तो चमड़े के सामान जैसे लकड़ी, चीनी, रंग, मसाले और अर्ध कीमत की जो भी चीजें होती थी वो यहाँ से ले जाई जाती थी, जिसका इस क्षेत्र में व्यापार होता था। चीन और बंगाल के कच्चे रेशम का उपयोग करके गुजरात ने एक रेशमी कपड़ा और मखमल भी बनाया था, जो कि वो बेचते थे बाहर कंट्री में। बाकी औषधियां भी यहाँ से उत्पाद और व्यापार की अन्य वस्तुएं थी जो विदेशों में बेची जाती थी यहाँ से। तो राजनीतिक परिवर्तन होने और नए तत्वों के आने से भी यह पैटर्न जारी रहा था। चाहे कोई भी चेंजेस हो जाते थे, राजा बदल जाते थे, पर गुजरात का जो व्यापारिक क्षेत्र है, क्योंकि वो समुद्री तट पे, वो हमेशा बना ही रहता था। दूसरी चीज कि गुजरात की राजनीतिक और सांस्कृतिक निर्माण में पशुपालन का कैसे योगदान था। तो देहाती समूह की घुसपैठ अक्सर सैन्य कृति और के कारण होती थी। जब भी कोई सेना आती थी या कुछ आ जाता था तो घुसपैठ घुस जाते थे, तो एक देहाती समूह वो बना के रखते थे। तो इस शताब्दी में गुजरात के क्षेत्र में एक नियमित विशेषता देखने को मिलती है। वे सिंध, पंजाब और राजस्थान के से कभी कभी इससे आगे देशों से भी आ जाते थे लोग, और सौराष्ट्र और कच्छ जैसे जो एरिया है इस क्षेत्र में वो लोग बस जाते थे। तो वो लोग पशुपालन इन सब के माध्यम से क्या करते थे, अपना जीवन चलाते थे। तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया में व्यापारिक और पशुपालन एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। पशुपालन और जो व्यापारी थे वो एक दूसरे से कनेक्ट थे, क्योंकि वो आप जानते हो गुजरात का आधा कच्छ वगैरह वाला जो हिस्सा है ना, वो थोड़ा रेगिस्तान वाला हिस्सा है कच्छ का, जो गुजरात का है। तो यहाँ से अगर व्यापारी को माल ले जाना होता था तो वो ऊंट पे ले जाते थे, तो वहां पे ऊंट का पालन, पशुपालन जो होता था ना, वो ज्यादा करा जाता था। अक्सर शासकों को देहाती पृष्ठभूमि होती थी। उन्होंने राज्य की नीति को प्रभावित भी किया था और राजनीतिक में हस्तक्षेप भी किया था, क्योंकि उनके पास स्थानीय शक्ति थी। जो पशुपालन होते थे ना, उनके पास स्थानीय शक्ति बनी रहती थी, तो राजा को भी वो इफेक्ट करते थे। ये क्षेत्रीय शक्ति के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी थी, जिससे एक विशिष्ट राजनीति बनाई थी। इस उप क्षेत्रीय राजनीतिक गतिविधि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गुजरात के शासन में। तीसरी चीज कि गुजरात की राजनीतिक सांस्कृतिक निर्माण में स्थानीय राजनीति का कैसे योगदान था। तो स्थानीय राजनीतिक में भी अभी मैंने बताया था पशुपालन का स्थानीय राजनीतिक मौजूद था, तो ये इसमें भी आ जाएंगे। तो 12वीं शताब्दी के बाद योद्धा और पशुपालक और व्यापारी, इन तीनों ने उत्तर पश्चिम में एक स्पष्ट वंशज के रूप में गुजरात में बसते रहे थे। गुजरात में व्यापारी का वंश, पशुपालक, आज भी देख रहे हो जितने व्यापारी होते हैं ज्यादा गुजरात से ही होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के मालिक। उन्होंने अपनी शक्ति का आधार बनाए रखा था। और चालुक्य वगैरह के पतन के बाद क्या हुआ था, अपने ठिकानों के रूप में किले का भी उन्होंने निर्माण करा लिया था। तो पशुपालन भी ये नहीं कि गरीब होते थे, वहां के अमीर अमीर होते थे, क्योंकि वहां पे ऊंट पालते थे। जैसे आज होता है ना ट्रकों के मालिक, तो सामान ही लोड करवा के भिजवाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो वो लोग अमीर अमीर लोग होते थे, वो लोग किले का निर्माण करते थे और स्थानीय संसाधनों पर भी कब्जा करते थे ये लोग। तो कच्छ और सौराष्ट्र इन सैनिक कृति अर्ध देहाती और देहाती समूह के यहाँ पे घर बसे हुए थे। जो सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र था, यहाँ पे जो है इन पशुपालन और व्यापारी का एक वर्चस्व था, गण स्थापित कर लिया था इन्होंने। इनके कुलों और समूह को चालुक्यों को सैन्य प्रदान की थी। तो इनके जो गण समूह थे उन्हीं के द्वारा जो वहां के राजा थे उसको सेना भी दी जाती थी। स्मारक और पत्थर और शिलालेख के कुछ साहित्य ग्रंथ है जो मौखिक आख्यान के रूप में हमें ये बताता है कि गुजरात का जो सल्तनत है वो कैसा है। तो जहां से हमें क्षेत्रीय शासकों के शक्ति का हमें पता चलता है। तो ये हमें ग्रंथ के माध्यम से
पता चलता है। पत्थर और शिलालेख वहां पे कुछ मिले हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर आप लिखोगे गुजरात सल्तनत की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में व्यापार, पशुपालन और स्थानीय राजनीति के कारक अत्यंत महत्वपूर्ण थे। व्यापार ने क्या किया था, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया था गुजरात की, और राजनीतिक शक्ति को भी बनाए रखने में ये मदद कर रहा था। पशुपालन ने कृषि और सेना का समर्थन किया था गुजरात की, जबकि स्थानीय राजनीति ने शासकों को अपनी शक्ति और शासन को मजबूत करने के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान किया था, क्योंकि सेना देते थे वो। इन तीनों कारकों को मिलाकर गुजरात सल्तनत को एक समृद्ध, स्थिर और प्रभावशाली राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, जिसकी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण इन तत्वों द्वारा ही किया गया था। तो गुजरात सल्तनत के शासकों ने व्यापार, पशुपालन और स्थानीय राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखते हुए एक मजबूत, समृद्ध राज्य का निर्माण किया था। उस समय इस राज्य की राजनीतिक, सांस्कृतिक और को समझने के लिए हमें कुछ योगदानों को समझना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने केवल राज्य की समृद्धि नहीं बल्कि उनकी स्थिरता को भी सुनिश्चित किया था। तो ये आपका हो जाएगा निष्कर्ष। तो अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि सल्तनत काल में कृषि उत्पादन आयोजन किस प्रकार किया गया था। इस अवधि के दौरान मुख्य फसल पैटर्न क्या थे। मतलब सल्तनत काल में जो कृषि उत्पादन आयोजन था, मतलब कृषि का आधार क्या था, और इस अवधि में जो कृषि होती थी उसका पैटर्न क्या था, ये आपको बताना है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि सल्तनत काल जो है वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग था, जो कि आधुनिक भारत में पूर्वावती दौर को परिभाषित करता है। तो सल्तनत काल जो है वो 12वीं से 16वीं शताब्दी तक चला था। इसके दौरान भारतीय कृषि में कई बदलाव किए गए थे, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक संरचना और समाजी ढांचे को प्रभावित करता था। तो इस काल में कृषि उत्पादन का आयोजन जो है वो शाही संरचना और प्रशासन द्वारा बिल्कुल नियंत्रित किया गया था कृषि को। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, भूमि वितरण किया गया था, कराधान व्यवस्था बनाई गई थी, सिंचाई और कृषि उत्पादन की निगरानी भी रखी गई थी केंद्र सरकार द्वारा। इसके साथ ही इस समय के दौरान कृषि के लिए विशेषकर प्रकार के जो फसल होते थे उसको पैटर्न को बदला गया, और मुख्य रूप से जलवायु और भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर कर दिया गया कृषि को। तो अब चलते हैं सल्तनत काल में कृषि उत्पादन का आयोजन कैसा होता था, इसको जानते हैं। तो प्राचीन से ही भारतीय की जीविका का मुख्य आधार कृषि रहा है। अंत में स्वाभाविक रूप से सल्तनत काल में भी कृषि ही लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन होगी, ये तो कंफर्म है। क्योंकि जब आधुनिक भारत के आने से पहले, जब तक आधुनिकीकरण नहीं आया, तब तक क्या हो रहा था, कृषि ही मुख्य आधार थी आय का। इसलिए देश के अधिकांश जनता कृषक थी भारत की। इस काल में भी भूमि और उपजाऊ बनाने तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था जो है वो सुल्तान द्वारा कराने के कारण उपज बहुत अधिक होती थी। देश के अलग अलग विभिन्न फसलों के लिए विख्यात थी भारत की कृषि के मुख्य फसलें जो होती थी वो धान, गेहूं, गन्ना, कपास, मतलब मोटी फसलें होती थी। और विपाक क्षेत्रों में ये होती थी, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती थी भारत में। और दक्षिण भारत विभिन्न प्रकार के मसालों के लिए शुरू से ही फेमस रहा है। तो अब जानते हैं फसलों का आयोजन कैसा था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भारत में। दिल्ली सल्तनत के किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जिसका वर्णन इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में किया है। वह दोहरी फसल की प्रथा का उल्लेख करते हैं कि वो कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत में दोहरी फसल की प्रथा प्रचलित थी। इसका अर्थ है कि मिट्टी पर खरीफ और रबी दोनों फसलें एक ही मिट्टी पर उगाई जाती थी। उन्होंने कुजरू, जिसे आधुनिक जो कुजरू की खेती और कल की खेती, जो कंगुनी बाजरा होता है, और समख जो होता है, जो इसका आधुनिक नाम सावन होता है, जैसी खरीफ फसलों का उल्लेख उन्होंने किया है। उन्होंने खरीफ की दालों की और लोबिया, इन जैसे फसलों के नाम अपनी पुस्तक में लिखे हैं। इनके द्वारा वर्णित दो अन्य खरीफ फसलें तिल और गन्ना का वर्णन मिलता है, जबकि चावल के बारे में वो कहते हैं कि वे इस वर्ष के 3 बार बोते थे। मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे चावल क्या है, 3 बार बोए जाते थे एक साल में। तो रबी की फसलें और जो रबी की फसलें होती थी और खरीफ जो फसलें होती थी वो लोग एक ही साथ उगाते थे एक ही मिट्टी पे, ऐसा वर्णन मिलता है देखने को। दूसरा कि शासकों द्वारा आयोजन में योगदान क्या क्या दिया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ठाकुर, फेरू के तहत मिंट के दोहर और मास्टर, इन कुछ 25 मसालों की सूची प्रदान करा था। उन्होंने इन्हें
जिसमें गेहूं, जौ, धान, बाजरा भी शामिल थे। गन्ना, कपास, तिलहन, आलसी, मौसमी आदि जो नकदी फसलें होती थी, इसका उल्लेख हमें मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत में फल उगाना भी प्रचलित था उस समय। मोहम्मद तुगलक जैसे कई सुल्तानों ने किसानों को अंगूर उगाने के लिए भी स्थानांतरित किया था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया था अंगूर उगाने के लिए, क्योंकि अंगूरों की शराब भी बनाई जाती थी। सिंचाई के स्रोतों में कुएं, नहर भी शामिल थे, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया था और मोहम्मद बिन तुगलक की खेती ने विस्तार भी किया था इन कुएं के माध्यम से। पश्चिम यमुना और नहर के से प्रसिद्ध नहर जो थी उसका निर्माण किया गया था। फलस्वरूप कृषि जो है वो अद्भुत वृद्धि हुई थी। तो उस समय के शासकों ने कृषि में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। तीसरा, पशुपालन। अधिकांश किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, गधे ये सब पालते थे। गाय तथा बैल किसान के सर्वाधिक प्रिय पशु होते थे, क्योंकि इसके द्वारा वो सिंचाई करते थे। भैंस तथा गाय का दूध पीने के काम भी आ जाता था। ऊंट और घोड़े, गधे जैसे जो होते थे, ये काम आते थे खच्चर सामान ढोने में, जो होता था ना भारी भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो इसलिए किसान इसे पालते थे। जबकि भेड़, बकरी, जो ऊंट है, इसके मांस काम आ जाते थे बेचने के लिए, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत था तो ऑब्वियसली मांस मीट तो बिकता ही होगा। तो घोड़ों का सम्मान प्रतीक समझा जाता, और घोड़ा जो है वो सम्मान का प्रतीक समझा जाता, तो कुछ घोड़े मानते थे तो उससे सम्मान के प्रतीक से देखा जाता था। तो इस सब पशु क्यों पालते थे उन सबका मैंने उदाहरण दे दिया। तो सल्तनत काल के दौरान मुख्य फसलें कौन कौन सी थी, इसको जान लो। सल्तनत काल के दौरान भारत में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, जो कि विभिन्न भू, भौतिक और आर्थिक संदर्भों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बोई जाती थी, जिसका वर्णन इब्न बतूता अपनी दोहरी फसल जो प्रथा है उसमें करता है कि रबी और खरीफ फसलों को एक ही मिट्टी में उगाई जाती थी। तो उस वहां की जो फेमस दिल्ली सल्तनत की जो फेमस जो फसलें हैं वो उसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। गेहूं और जौ की खेती की जाती थी, आप पढ़ सकते हो पॉज करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चावल की खेती की जाती थी, बाजरा की खेती की जाती थी, दाल और तिल की खेती, और गन्ने की खेती और मसाले की खेती जो कि दक्षिण भारत में की जाती थी। तो इसका वर्णन इब्न बतूता अपनी पुस्तक में देता है। तो निष्कर्ष के तौर पे कहो तो दिल्ली सल्तनत काल में कृषि उत्पादन का आयोजन राजा और सामंतों के द्वारा किया जाता था। सल्तनत काल में कृषि उत्पादन का आयोजन शासकों की निगरानी में किया जाता था, जिससे भूमि वितरण और कर वसूली और सिंचाई और कृषि सुधार शामिल थे। इस दौरान मुख्य रूप से धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तंबाकू, कपास ये सब फसलें उगाई जाती थी, जो कि भारत की राज्य व्यवस्था और राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सल्तनत काल में आयोजन जो फसल पैटर्न था उसने भौगोलिक परिस्थिति और प्रशासनिक संरचना पर भी निर्भर था ये, और इसने राज्य को समृद्ध बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि जो हम दिल्ली सल्तनत का टाइम पढ़ रहे हैं, यानी हमारे अध्ययन अवधि, मतलब अध्ययन अवधि जो हमारा अध्ययन अवधि है, हम अध्ययन अवधि क्या पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत हमारा टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड पूछ रहा है जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो हमारा टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत का है। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान सूफीवाद के जो सिद्धांत है उसने समाज और राजनीतिक में क्या योगदान दिया है, इस पे आपको चर्चा करना है। या तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक सत्ता के स्रोत के रूप में जो सूफियों का वर्णन कीजिए, या चिश्ती सिलसिला पर निजामुद्दीन औलिया के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा कि बेसिकली आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो सूफी परंपरा चल रही थी, चिश्ती सिलसिला या निजामुद्दीन औलिया द्वारा जो दी जा रही थी, या अन्य जो सिलसिला थी, उसके बारे में वर्णन कीजिए कि उसने समाज को कैसे प्रभावित किया और राजनीतिक को भी कैसे प्रभावित किया, कि जितने भी शासक थे वो भी इनसे कई ज्यादा प्रभावित होते थे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो मध्यकाल में सूफी आंदोलन ने भारतीय सामाजिक और धार्मिक संस्कृति के माध्यम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आंदोलन तत्कालीन साम्राज्य और राजाओं की रूपरेखा के खिलाफ था, और इतने भक्ति और आत्मचिंतन के माध्यम से देव भाव की खोज में लोगों ने को प्रेरित किया था। इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न सूफी सिलसिले की स्थापना हुई थी, जिसमें से एक था चिश्ती सिलसिला। तो मध्यकाल में चिश्ती सिलसिला का महत्व क्या था? तो भारत में जो मध्यकाल में चिश्ती सिलसिला एक महत्वपूर्ण सूफी सिलसिला था, जो कि भारत में बहुत ही प्रभावशाली सिलसिला, सबसे ज्यादा कह सकते हो यही था सूफी संत का। इस सिलसिले की जो स्थापना की थी भारत में, वो थी ख्वाजा मोइनुद्दीन ने की थी। इनकी दरगाह भी आपको देखने को मिल जाएगी, शायद अजमेर वाली दरगाह इनकी। चिश्ती के नाम पर स्थापित हुआ था ये, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उनकी कब्र अजमेर में है, जो कि जनसाधारण इनके ख्वाजा के नाम से जाना जाता है। चिश्ती सिलसिले संत सादगी और निर्धनता
में आस्था रखते थे। वे व्यक्ति संपत्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास में बाधक मानते थे। मतलब ये जो पैसे संपत्ति मतलब कह सकते हो जैसे साधु संत होते थे ना, वो कहते थे ना धन दौलत कुछ नहीं होता, तो ये लोग धन दौलत को विकास का साधन नहीं मानते थे। वे फतूह तथा नाजुर पर अपना निर्वाह करते थे। मतलब बिना मांगे हुए जो प्राप्त धन होता था ना, भेंट में दान में दिया जाता था, उसके द्वारा ही गुजारा करते थे। जैसे साधु संत होते थे ना, उनको दिया जाता था, वैसे ही। तो चिश्ती सिलसिला ने समाज में एकता, सौहार्दता और मानवता की भावना को बढ़ाया था कि एक मिलके रहना चाहिए सभी धर्मों को, ये सब बात करते थे। यहाँ तक कि सिलसिला में हिंदू मुस्लिम संबंधों को भी मजबूत करने पे काम करते थे चिश्ती लोग। इससे भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक समानता के लिए आवाज भी उठाई थी चिश्ती सिलसिला ने। चिश्ती सिलसिला के साधक संत जो लोग होते थे, उन्होंने समर्पण निष्ठा के द्वारा भारत समाज में सेवा भी की थी। उन्होंने गरीब लोगों के लिए कई सारे सेवाएं भी प्रदान की थी। तो चिश्तियों के सिद्धांत कुछ इस प्रकार थे। वो लोग कुछ चीज को मना करते थे, उसमें से पहला है कर्मकांडों का विरोध करते थे। चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सबके जो कर्मकांड होते थे, जो धार्मिक कर्मकांड होते थे, उसका वो लोग अवहेलना करते थे। दूसरा, जन कल्याण पर पूरा ध्यान देना उनका प्रमुख सिद्धांत था कि जन कल्याण पे आप सबसे ज्यादा वेलफेयर करो। राजनीतिक से दूर रहना, ये लोग कहते थे राजनीतिक से दूर रहना, क्योंकि धन दौलत राजनीति को विकास में बाधक मानते थे। इस्लाम में पूर्ण आस्था रखते हुए भी सर्वधर्म समभाव पर समान रूप से बल देते थे ये। मतलब इस्लाम के अनुयायी तो थे ये सूफी संत, पर भी ये सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना, इस पे फोकस करते थे। निम्न वर्गों के प्रति ज्यादा सक्रियता रहते थे। मतलब जो हर धर्म में जो नीची जाति माने जाते थे ना, जिससे भेदभाव किया जाता था, उनके प्रति ज्यादा ये लोग दयालु होते थे, क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता था तो उनको सम्मान दिलाने की बात करते थे। संगीत समारोह का आयोजन करना तथा उनमें भाग लेना को भी ये लोग प्रोत्साहित करते थे। और ऐसे भी सिलसिले हैं कुछ भारत के में जो संगीत को नहीं मानते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में संगीत मना है, पर कुछ सिलसिले ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट भी करते हैं। तो अब जानते हैं कि भारत में स्थापित मुख्य सूफी सिलसिले क्या थे। तो भारत की मुख्यतः जो फेमस सूफी सिलसिले थे उसको जानते हैं। तो पहला था चिश्ती सिलसिला। भारत में चिश्ती सिलसिला परंपरा के जो प्रमुख संत थे वो थे शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजाउद्दीन चिश्ती। तो इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में आपको देखने को भी मिलेगी, ख्वाजाउद्दीन की। तो इन्होंने चिश्ती सिलसिला को भारत में प्रचार इनकी नींव रखी थी। तो जो सबसे फेमस सिलसिला था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, वो चिश्ती सिलसिला ही था। बट आप भारत में कौन कौन से सूफी सिलसिले स्टार्ट हुए उसको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हो, तो इसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा है सुहरवादी सिलसिला। भारत में सुहरवादी सिलसिला को संगठित रूप से लोकप्रिय बनाने का श्रेय सिहाबुद्दीन सुहरवर्दी के शिष्य बहाउद्दीन जकरिया को दिया जाता है। तो सियाबुद्दीन सुहरवादी ने इसकी स्थापना की थी, पर बाहर की थी, इसके नाम पे सुहरवादी सिलसिला इसका नाम है। पर भारत में बहाउद्दीन जकरिया ने इसको प्रचार किया था। तो इसका मुख्यालय मुल्तान में है। तो ये सेकंड जो सिलसिला है वो है। थर्ड है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला जो है वो बगदाद में अब्दुल कादरी जिलानी ने 12वीं सदी में इसकी नींव रखी थी। तो इन सबको आप पॉज करके पढ़ सकते हो क्योंकि ये आपको सारे नहीं लिखने हैं, आपके सिलेबस में बस जो है वो चिश्ती सिलसिला है। बस भारत में कौन से स्टार्ट हुआ ये भी आपको इंपॉर्टेंट है लिखना, तो बस इसने इंट्रोडक्शन में लिख लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फोर्थ है नक्सलवादी सिलसिला। नक्सलवादी सिलसिला के प्रसिद्ध संत है अहमद सरहिंदी। बस इनका नाम और ये सिलसिले इतना आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद चिश्ती सिलसिला पर मेन है, इसलिए चिश्ती सिलसिला को पूरा मैं पढ़ा रही हूँ। तो चिश्ती सिलसिला पर निजामुद्दीन औलिया का महत्व क्या था। 14वीं शताब्दी के प्रमुख सूफी संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने दिल्ली में चिश्ती संप्रदाय का केंद्र बनाया था। उन्हें समकालीन दो इतिहासकार थे, मतलब दो इतिहासकार इनके समकालीन में थे इनके टाइम पीरियड पे, जो थे जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो। तो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 14वीं शताब्दी में क्या हुआ, सामाजिक और धार्मिक जीवन में उनके महत्व को रेखांकित किया निजामुद्दीन औलिया ने, जो कि जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो ने भी अपनी पुस्तकों में लिख रखा है इनके बारे में। बाद में उनके उत्तराधिकारी ने इनकी जो परंपरा थी उसका प्रचार किया। जैसे कि बौद्ध थे, तो बौद्ध की जब मृत्यु हो गई फिर उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उस धर्म का प्रचार किया, तो वैसे ही सूफी संत का प्रचार किया इनके
जो अनुयायी थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है उनके जीवन काल के बाद 7 दिल्ली शासकों ने दिल्ली पे राज किया था, पर उन्होंने हमेशा शासकों को क्या बताया, उनके टाइम पीरियड में 7 शासक ने राज किया है और उन्होंने हर शासक को ये बताया कि मतलब वो उनसे दूर ही रहते थे, दरबार से भी दूर रहते थे, वो अपने खानका में रहते थे। खानका एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे सूफी संत निवास करते थे। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या करा था, उनके शिष्य खलीफा भी थे, तो ये सब ये क्या करते थे, मोहम्मद तुगलक को और बहुतों को इन्होंने क्या करा था, अपनी जो प्रचार है, शिक्षा है, वो दी थी। तो निष्कर्ष के तौर पे आप लिखोगे कि सूफियों का भारतीय संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना, वो यह रहा है कि उन्होंने मुस्लिम शासक वर्ग को धर्म से दूर रहने की बात की है। मतलब शासकों को धर्म से दूर रहने की बात की है, क्योंकि शासक का क्या होता है, भारत में राज कर रहा है, तो इसमें सभी धर्म के लोग हैं, तो ये इसलिए उन्होंने कहा है कि धर्म निरपेक्ष रहने के लिए, सभी धर्मों को सम्मान मानने के लिए, तो सूफी संत क्या थे, समाज सुधारक के रूप में काम करते थे। जैसे कि भारत में हमारे हिंदू में भी कई सूफी संत रहे, कबीर वगैरह, और वैसे ही सूफी संत में ये लोग थे। उन्होंने सद्भाव और सह अस्तित्व पर जोर दिया था तथा मध्यकाल में चिश्ती सिलसिला ने सूफी धारा को भारतीय संस्कृति और धर्म से मिलाकर एक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है उसको रूप में भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो भारतीय में सूफी जो संत थे उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय जो समाज है उसको बदलने में अपनी भूमिका निभाई है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि मध्ययुगीन उड़ीसा में जो जगन्नाथ पंथ है उसके निर्माण में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो जो जगन्नाथ पंथ है, जगन्नाथपुरी, उसने भी उस समय के दिल्ली सल्तनत के टाइम में जो भारत था उस टाइम पीरियड में इसने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, क्योंकि इस मंदिर और इस पंथ ने बहुत सारे समाज सुधार में भी अपना योगदान दिया है। तो इसलिए हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें ये दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि मध्य युगीन भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक उथल पुथल के बीच क्या हुआ था, उड़ीसा में एक पंथ पनपा था जिसका नाम था जगन्नाथ पंथ, जिसने न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी एक विशिष्ट पहचान छोड़ी थी। जो जगन्नाथ पंथ है वो एक भारतीय धार्मिक संप्रदाय है जो मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में प्रचलित है, और जगन्नाथ मंदिर के प्रति जो भक्ति, ये क्या है, भक्ति पर आधारित है। इस पंथ का मुख्य केंद्र जो है वो जगन्नाथपुरी क्षेत्र है, जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर है, जो कि 4 धाम में से एक धाम भी है माना जाता है, जहाँ जगन्नाथ जो कि श्री कृष्ण रूप और बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, इन 3 मूर्ति वहाँ पे रखी गई जिनकी पूजा होती है। और जगन्नाथ पंथ जो है वो हिंदू धर्म का एक हिस्सा है, क्योंकि 4 धामों में से एक धाम माना जाता है और ये विशेषकर वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। उड़ीसा के पुरी में स्थित उनके मंदिर में प्रतिष्ठित वो माने जाते हैं। इस पंथ ने उड़ीसा की जो धार्मिक चीजें हैं, सामाजिक और जो सांस्कृतिक पहचान है उसको एक नया रूप दिया है। तो एक भव्य धार्मिक आंदोलन का रूप भी लिया है इसने, क्योंकि जब ये जो होती है जगन्नाथपुरी की यात्रा हर साल, तो उसमें धर्म, समाज और संस्कृति की पहचान देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ का जो लोक साहित्य है, लोक गीत है, लोक डांस है, वो उस रथ यात्रा में देखने को मिलता है, जो उड़ीसा की जो लोक नृत्य है ना उसको दर्शाती है, मतलब लुप्त होने से बचाती है, जिंदा रखती है। तो जगन्नाथ पंथ का निर्माण विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं से प्रभावित है। तो चलिए अब जानते हैं कि जगन्नाथपुरी जो है, जगन्नाथ पंथ का ऐतिहासिक पहलू क्या है। तो मध्यकाल में हिंदूकरण की प्रक्रिया में भक्ति पंथ और परमात्मा को सबसे ऊपर रखने के कारण ही क्या हुआ था, उड़ीसा में ये जगन्नाथ पंथ का उद्भव हुआ था। जगन्नाथ पंथ 12वीं से 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के कटक में जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी थी और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को स्थापित किया गया था 12वीं से 13वीं शताब्दी में। तो राजा चेलगंगा ने किया था इसकी स्थापना 1112 में। उड़ीसा पर विजय प्राप्त करके इन्होंने क्या किया था, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 1230 में जो चोलगंगा थे उसके जो परपोते थे अनगभीम तृतीय, उन्होंने मंदिर के निर्माण और ज्यादा करवाया था, समृद्ध करवाया था मंदिर को, और इन्हें धार्मिक और वैचारिक क्षेत्र के रूप में इन्होंने बहुत सारे काम करवाए थे। तो जगन्नाथ पंथ का धार्मिक आधार क्या है और भक्ति का इसके प्रभाव क्या पड़ा है लोगों पे, इसको जानते हैं। जगन्नाथ पंथ का धार्मिक
आधार मुख्य रूप से वैष्णव भक्ति पर आधारित है। इस पंथ का उद्देश्य भगवान जगन्नाथ के प्रति असीम प्रेम, भक्ति और भावना को बढ़ावा देना है। मध्यकाल में भारत में जब भक्ति आंदोलन जोर पे पड़ा तो उससे जगन्नाथ पंथ भी अछूत नहीं था। इन्होंने भी उसमें भाग लिया था, मतलब भक्ति आंदोलन में। कहते हैं ना भक्ति आंदोलन मतलब मूर्ति पूजा इन सब का खंडन करती है, पर जगन्नाथपुरी तो पूजा करती है, फिर भी उसका समर्थन किया था। कैसे किया था वो भी हम जानेंगे। तो भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या था, जगन्नाथ पंथ इसमें कैसे भूमिका निभाई थी। तो भक्ति आंदोलन जो पूरे भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत में फैला हुआ था 13वीं शताब्दी में, तो इन्होंने जगन्नाथ पंथ ने भी इसके विकास में प्रोत्साहित किया था। भक्ति आंदोलन ने अपने अनुयायियों को भगवान के प्रति सीधे संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। मतलब कर्म कांड से हटके अब पूजा तो करो पर सीधे सीधे करो, कर्म कांड को वो लोग गलत मानते थे। तो मंदिरों की पूजा पद्धति को सरल सहज बना दिया भक्ति आंदोलन ने। भगवान जगन्नाथ की पूजा विशेष रूप से प्रेम, भक्ति और समर्पण पर बल दिया गया। तो चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ के प्रति अपने गहरी भक्ति का प्रदर्शन किया था और प्रभाव से इस पंथ पे भी गहरा प्रभाव डाला था। कैसे, अब देखो वैष्णव सिद्धांत क्या थे। जगन्नाथ पंथ में भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है, जो भी भगवान विष्णु के अनुयायी होते हैं और भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। तो इनका राजनीतिक संदर्भ में और शासकों की भूमिका क्या रही है इस पंथ को आगे बढ़ाने में। तो मध्य जो युगीन उड़ीसा है उसमें राजा और जो राज्य की शक्ति थी वो जगन्नाथ पंथ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। हमेशा वो उस संस्कृति को, कला को प्रोत्साहित करती थी और बनवाती भी थी मंदिर। उड़ीसा के शासक ने न केवल इस पंथ का समर्थन किया बल्कि इसे राज्य की आधारिक धार्मिक पहचान के रूप में भी बना दिया है। क्योंकि अगर आज भी आप उड़ीसा देखते हो तो पुरी नाम याद आता है, जगन्नाथ पुरी बोलते हो तो आपको 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी याद आता है। या आप मतलब एक उड़ीसा और जगन्नाथ का एक कनेक्शन बन गया, चाहे आप उड़ीसा बोलो चाहे जगन्नाथ बोलो, आपके मन में वो जगन्नाथ मंदिर ही आता है। तो वैसी पहचान बना दी है इन शासकों ने। तो गंगवश के शासक और इसका धार्मिक समर्थन ने जो उड़ीसा पंथ था, जो जगन्नाथ पंथ था, इसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उड़ीसा में गंगवश जो कि 11वीं से 15वीं शताब्दी तक शासन किया था, उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के महत्व बढ़ावा दिया था और इसका पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण में, मतलब उसको अच्छी डिजाइन में थोड़ा योगदान दिया था। गंगवंश के शासक जो अनंग भीमदेव थे, उन्होंने क्या करा था, जगन्नाथ मंदिर को पुनर्निर्माण कराया था। इनके शासनकाल में मंदिर का जो क्रियाकलाप नए तरीके से किया गया था और राष्ट्रीय महत्व भी मंदिर को प्राप्त मिला था। तो इनके शासनकाल में ये जो पंथ है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जो कि दिल्ली सल्तनत के ही समकालीन चल रहा था। तो एक है जगन्नाथपुरी की यात्रा। तो वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सांस्कृतिक में। तो रथ यात्रा जो है उसका आयोजन उड़ीसा के पुरी में होता है, हमेशा हर साल होता है वो, जिसे धार्मिक राजनीतिक रूप दिया जाता है। ये धर्म से रिलेटेड भी और राज्य से रिलेटेड भी एक क्या है, एक रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा का आयोजन शासकों द्वारा किया जाता है, जो वहाँ की सरकार होती है वो उसका आयोजन करवाती है, जो जनता को एकजुट करने में एक बड़ा तरीका होता है। इसमें पूरे देश की जनता और पूरे उड़ीसा की जनता इसमें शामिल भी होती है इस रथ यात्रा में, और ये अपने राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करती है। मतलब उस समय जहाँ दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम शासक का राज चल रहा था, तो उस समय जो भारत की जो असली धार्मिक और सांस्कृतिक जो परंपरा थी उसको एक मजबूती से दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए ये यात्रा को भी आयोजन किया गया था। और यहाँ पे क्या होते थे, सारे लोग एकजुट होते थे और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बढ़ता था यह रथ यात्रा का। अब जानते हैं कि सामाजिक प्रभाव क्या था और समरसता क्या था। जगन्नाथ पंथ एक महत्वपूर्ण पहलू था, उसकी सामाजिक समरसता इस पंथ को जाति और वर्ग के बीच भेदभाव को कम करने का एक कार्य करती थी। मतलब जगन्नाथ पंथ तो था वो जातिवाद के भी खिलाफ था। वो कहता था कि मध्ययुगीन भारत में जो प्रचलित जातिवादी का विरोध करता था कौन, ये जो जगन्नाथ पंथ था, ये जैसे कि समाज सुधारक करते थे, बिल्कुल समाज सुधारक के साथ ये मिलके भक्ति आंदोलन में इन्होंने भी ये कहा था कि जातिवाद गलत है, जातिवाद का विरोध करते थे जगन्नाथ पंथ के लोग। समानता की भावना पे भी जोर देते थे जगन्नाथ पंथ, इसलिए इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर कोई समाज पे, क्योंकि समाज में समानता की बात कर रहा है तो सामाजिक दृष्टिकोण से तो ये इम्पोर्टेंट हुआ ना, एक धर्म से नहीं देख सकते इसको, समाज के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि समानता की बात कर रहा है। समाज में क्या करता है, समानता की बात करता है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हो, उसको मंदिर में जो प्रवेश है उसकी अनुमति देता है, इसलिए क्या करता है, समानता की बात करता है।
चौथा है सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा क्या है इसकी। जगन्नाथ पंथ के साथ जुड़ी कुछ धार्मिक परंपराएं जो उड़ीसा की जीवन शैली का भिन्न अंग है, जो उड़ीसा है उसकी कला को जिंदा रखता है, उड़ीसा की साहित्य को, उड़ीसा की जो लोक संगीत और नृत्य है उसको प्रोत्साहित करने में मदद करता है, जो कि गुम ना हो जाए कभी, क्योंकि भारत में भिन्नता वाला देश है। इसमें हर राज्य की अपनी लोक साहित्य है, गीत है, नृत्य है, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है। बट क्या है, ये जो जगन्नाथ पंथ है वो इस चीज को जिंदा रखता है अपनी रथ यात्रा के अकॉर्डिंग में। तो साहित्य और भक्ति काव्य, तो जगन्नाथ पंथ के जितने भी काव्य है, भक्ति गीत है, तो इन सबको क्या करते हैं, जब भी जगन्नाथ यात्रा होती है तो यहाँ पे श्रद्धालु गाते हैं इस आरती को, इस भजन को, इस नृत्य को, उसकी वेशभूषा जो होती है, नृत्य की वेशभूषा, उड़ीसा की साहित्य, लोकगीत, इन सबको कला जो होती है वो सब ये रथ यात्रा के दौरान सबको प्रदर्शित करा जाता है। मतलब जो हमारी प्राचीन भारत की जो परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, उसको जागृत रखने में मदद करता है जगन्नाथ पंथ। नृत्य और संगीत के माध्यम से भी करता है, कीर्तन के माध्यम से भी, क्योंकि ये सब जो जगन उड़ीसा है उसका लोकगीत है ये। मतलब हर राज्य का एक लोकगीत, लोक नृत्य होता है, तो उसको जिंदा रखता है। पांचवा कि जगन्नाथ पंथ का वैश्विक प्रभाव क्या है। अब वैश्विक प्रभाव, विश्व पे भी जगन्नाथ पंथ का प्रभाव पड़ा है। तो मध्य युगीन उड़ीसा में जगन्नाथ पंथ केवल उड़ीसा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि भारत के उपमहाद्वीप तक भी फैला था। विशेष रूप से जो चैतन्य महाप्रभु था, चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें पूरे विश्व में सरलता से पहुंचाया था और लोकप्रिय बनाया था लोगों के बीच आंदोलन के जरिए। चैतन्य महाप्रभु का योगदान रहा है जगन्नाथ पंथ में। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी गहरी भक्ति को प्रदर्शित किया था और पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा का प्रचार प्रसार किया था। उनकी शिक्षा न केवल उड़ीसा में है, बल्कि बिहार, बंगाल सब में उन्होंने क्या करा था, अलग अलग जगह जाके चैतन्य महाप्रभु ने अनुयायियों से हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हुए जगन्नाथ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्ति को प्रस्तुत किया था और जगन्नाथ पंथ को प्रसार किया था। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कहेंगे कि मध्ययुगीन उड़ीसा में जगन्नाथ पंथ का जो निर्माण है वो एक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसने उड़ीसा और उसके बाहर व्यापक प्रभाव डाला। यह पंथ न केवल भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति का प्रतीक था, बल्कि ये समाज में समानता की बात, जातिवाद के खिलाफ आंदोलन और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक था। तो शासकों ने, संतों और समाज के विभिन्न वर्गों ने इस पंथ का समर्थन भी किया था और इसे उड़ीसा की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा भी बना दिया। आज भी जगन्नाथ पंथ उड़ीसा की धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन धारा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारतीय समाज में महिला संतों के उद्भव की व्याख्या कीजिए। जो 12वीं से 13वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो उसमें हम कबीर इन सबको तो पढ़ते हैं, बट हम महिला संतों को उसमें महिला संत ने भी बहुत योगदान दिया था, तो वो भी क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट बन सकता है। तो इसलिए हमें ये इम्पोर्टेंट है याद करना कि मध्यकालीन भारतीय समाज में महिला संतों के उद्भव की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करते समय ये देखा जा सकता है हमें कि महिलाओं को अक्सर निम्न वर्ग में रखा जाता है और उनके अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। फिर भी इस समय के दौरान क्या हुआ था, कुछ महिलाओं ने अपनी भक्ति और अपनी योग्यता और अद्वितीय दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी खुद की पहचान बनाई थी। इन महिला संतों ने केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी योगदान दिया था, बल्कि उन्होंने समाज में महिलाओं की भूमिका को अच्छा करने पे जोर दिया था, समानता की बात की थी और जातिवाद का भी विरोध किया था। इन महिला संतों का उद्भव जो है वो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत ही हुआ था, जिसमें आध्यात्मिक समानता और व्यक्तिगत जो भक्ति है उसको भी बढ़ावा दिया था। तो जानते हैं हम कि भक्ति आंदोलन और महिला संतों का उद्भव कैसे हुआ था। तो भक्ति आंदोलन जो कि भारतीय समाज में 12वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसमें व्यक्तिगत ईश्वर भक्त का प्रोत्साहित किया जाता था। इसमें जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव के खिलाफ भी आंदोलन करते थे ये भक्ति आंदोलन वाले, कि जाति भेदभाव मत करो, न लिंग भेदभाव करो, मतलब सभी को समान अधिकार मिले। भक्ति आंदोलन ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक समान अवसर प्रदान किया था। तो कहीं पुरुष संत थे तो कहीं महिला संत का उद्भव हो रहा था, जिससे महिलाओं के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में भागीदारी का मार्ग खुल गया था इस समय। तो
तो समाज में महिलाओं की स्थिति उस समय मध्यकालीन में कैसी थी? तो मध्यकालीन में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही सीमित थी, मतलब ज्यादा अधिकार नहीं थे। वे अधिकतर घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहती थी और उनके लिए समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के अवसर बहुत ज्यादा कम थे। पर भी उस समय कुछ ऐसी संत थी, जो महिलाएं संत वो उभरी थी और सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों ने उनके ऊपर कई तरह की बंदिशें लगा दी थी। उसके बावजूद इसका आंदोलन और इसका विरोध करते हुए कई महिलाएं जो है वो उस समय उभरी थी, उसको हम पढ़ेंगे। तो महिला संतों के उद्भव के कारण क्या थे? पहली बात तो पहला कारण था कि भक्ति आंदोलन में महिला संतों का उद्भव का मुख्य रूप से ये कारण था कि भक्ति आंदोलन ने जातिवाद का विरोध किया था कि जातिवाद का विरोध करो, सभी समान है। तो जातिवाद और लिंग का विरोध किया था। तो लिंग का विरोध करोगे तो लिंग में महिला और पुरुष आते हैं, तो सभी को समान अधिकार देने की बात की। तो समान अधिकार की बात तब होगी ना जब आंदोलन में महिलाएं भी होंगी, तो इसलिए महिलाएं को भी लिया गया था आंदोलन में और वर्ग के भेदभाव को नकारा गया था। महिला संतों ने अपनी भक्ति, अपने ज्ञान और अपने साधना के माध्यम से समाज में अपनी भूमिका को परिभाषित किया था। तो हम जानते हैं महिला संतों की पहचान और योगदान। तो कौन कौन सी ऐसी महिला संत थी उस समय जिसने मध्यकालीन भारत में अपना योगदान दिया था? तो मध्यकालीन भारत में कई महिला संतों ने समाज सुधार में अहम भूमिका निभाई थी, तो उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले थी मीराबाई। मीराबाई का आपने नाम सुना होगा, कृष्ण भक्त थी मीराबाई। मीराबाई ने 16वीं शताब्दी को मध्यकालीन भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला और संत महिला माना जाता था मीराबाई को। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रहती थी और उनके भक्ति गीतों में भारतीय साहित्य को वो उजागर करती थी और आयाम जोड़ा उन्होंने। मीराबाई ने उच्च जाति और जो निम्न जाति थी उसका विरोध किया। सामाजिक परंपरा की बेड़ियों को भी तोड़ा उन्होंने, मतलब ज्यादा जो कट्टरपंथी को तोड़ा। अपने भक्ति गीतों के माध्यम से उन्होंने संगीत को ही ईश्वर से मतलब प्राप्त करने का एक साधन बताया। दूसरी महिला जो आती है वो आती है अग्नि देवी। अग्नि देवी जो है, अग्नि देवी एक अन्य महिला संत थी जिन्होंने समाज में महिला के लिए स्वतंत्रता की बात की थी और भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था महिलाओं के लिए भी। और उनका भक्ति साहित्य में नारी एक आत्मनिर्भर, सशक्त और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था। मतलब वो जो अपने साहित्य लिखती थी उसमें वे नारी को आत्मनिर्भर और सशक्त एम्पावरमेंट की बात करती थी और स्वतंत्रता की बात करती थी, मतलब समाज में लिंग की समानता की बात करती थी। तीसरी जो महिला थी भक्ति आंदोलन की वो थी संत तुकाराम की पत्नी पुटी। तो ये महाराष्ट्र में संत तुकाराम की पत्नी थी पुटी। उन्होंने भी भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह तुकाराम की भक्ति में लीन रही थी और उनके भक्ति गीतों का उपदेश प्रचारित किया। नेक्स्ट है लल्लेश्वरी, जिसे लल्ला दी भी कहते हैं। तो ये भी क्या थी? एक संत थी, समाज सुधारक थी। तो कश्मीर की प्रसिद्ध संत थी जिनका नाम था लल्लेश्वरी। इन्होंने समाज में महिलाओं की भूमिका को उजागर किया। उनका भक्ति दर्शन मुख्य रूप से शैव भक्ति की तरफ था। जैसे मीराबाई कृष्ण भक्ति में थी, तो ये शिव भक्त थी। उन्होंने समाज के रूढ़िवाद नजरियों को चुनौती दी थी और शारीरिक और मानसिक शुद्धता के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग दिखाया था। उनकी शिक्षाएं आज भी कश्मीर के समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो नेक्स्ट जो संत है वो है संत सुल्तान बीन। तो ये सुल्तान बीबी एक और महिला संत जिन्होंने धार्मिक जीवन में अपनी पहचान बनाई थी, वे सुल्तान बीबी थी। उनका योगदान विशेष रूप से मुस्लिम समाज में था। ये जैसे कि हिंदू में जैसे जो संत थी वो तो मैंने आपको बता दी, ये मुस्लिम में संत थी जहां उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया था मुस्लिम धर्म में, क्योंकि उसमें भी होता है ना जैसे कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता, बुर्का में रखा जाता है, तो इन सब की इन्होंने आलोचना की थी। तो महिला संतों के योगदान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम जानते हैं। तो महिला संतों के योगदान का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी भक्ति, साधना और समाज सुधार की कोशिश ने महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक जीवन में अधिक स्वतंत्रता दिलवाई, जिससे आज भी आप में से कई लड़कियां देख रही होंगी, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं भी लड़की हूँ, तो इन सबका योगदान ही रहा है। तो महिला सशक्तिकरण पर जोर हुआ। महिला संतों ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि महिलाएं न केवल घर के कार्य तक सीमित है बल्कि वे धर्म और आध्यात्मिक जीवन में भी सक्रिय हो सकती हैं। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वतंत्रता का संदेश दिया। और मीराबाई, लल्लेश्वरी जैसे जो संत थे, सारे संतों ने महिलाओं के अधिकार पे जोर दिया और इन्होंने जातिवाद
के विरोध ने भी आंदोलन किए और समाज सुधार की भी बात की थी। इन सारे संतों ने महिला संतों की भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज में जो जातिवाद भेदभाव को चुनौती दी। इन महिला संतों ने और ईश्वर की भक्ति पे जोर दिया था, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, सबको एक अधिकार मतलब देने की बात की थी। नारीत्व का नया दृष्टिकोण हमें देखने को मिला। महिला संतों ने नारीत्व की एक नई परिभाषा दी। पहले लोग सोचते थे कि नारी सिर्फ घर का काम करने के लिए हो सकती है, तो संत में भी इन्होंने योगदान दिया, समाज में भी दिया, जिससे नारी का एक नया दृष्टिकोण लोगों के सामने आया। उन्होंने ये साबित किया कि महिलाएं केवल घर के चार दीवारी के लिए नहीं बनी है, बल्कि समाज सुधारक और कई बड़े बड़े कार्य कर सकती है। अब है कि महिला संतों की चुनौती और संघर्ष। तो अगर देख किसी भी टाइम पे अगर महिला संत कुछ भी करती थी तो चुनौती तो होंगी। हालांकि महिला संतों को भक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान तो प्राप्त था, लेकिन उन्हें समाज में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। मध्ययुगीन समाज में महिलाओं के लिए कई धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाएं थी जो वो पार नहीं कर सकती थी, पर उनको पार करके इन्होंने बड़ी चुनौती को अपनाया। सामाजिक प्रतिरोध झेलना पड़ा उन्हें। महिला संतों को अक्सर समाज द्वारा अस्वीकार किया जाता था, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे कोई भी ललरवी, जो सबको क्या कहते थे, समाज इनका त्याग करता था। पारंपरिक धर्म और समाज की नजर में महिलाओं के स्थान को चुनौती देती थी ये। मतलब जो उस समय के समाज में महिलाओं को घर में रखा जाता था तो ये बाहर निकलती थी, तो इसका विरोध करते थे लोग। मीराबाई जैसे संतों, उनके परिवार और समाज ने उनका भी विरोध किया। आध्यात्मिक स्वतंत्रता। महिलाओं संतों को अक्सर आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वे धार्मिक रीति रिवाज और रूढ़िवाद को चुनौती देती थी, जिससे उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता होने के कारण भी उनको आलोचना सहना पड़ा। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर लिखोगे आप तो ये लिखोगे कि मध्यकालीन भारतीय समाज में महिला संतों का उद्भव एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक घटना थी। जो भक्ति आंदोलन ने महिलाओं को एक नया मंच दिया, जिससे उन्होंने समाज में अपनी पहचान बनाई। और इन संतों ने केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक नया संदेश दिया समाज को। उन्होंने समाज में जातिवाद, लिंगवाद और पारंपरिक रीति रिवाज को चुनौती दी। महिलाओं ने अपने आध्यात्मिक और सामाजिक व्यक्तिगत अधिकारों की ओर अक्सर अग्रसर हुई। महिला संतों ने भारतीय समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसे हम नहीं भूल सकते। ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको बताना है कि आपके अध्ययन काल में, मतलब जो दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे हो 1200 से 1550, उस अध्ययन काल में, मतलब आपके अध्ययन काल में समुद्री व्यापार में भारतीय व्यापारियों की क्या स्थिति थी, उसका विवरण आपको लिखना है। तो आप प्रस्तावना से स्टार्ट करोगे कि दिल्ली सल्तनत काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। तो इसी अवधि को हम पढ़ रहे हैं, तो इसी अवधि के में हमें भारतीय व्यापारी को बताना है कि स्थिति। जब मध्ययुगीन भारत में व्यापारिक गतिविधि काफी बढ़ी, इस समय दिल्ली सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और भारतीय व्यापारों को वैश्विक बाजार से जोड़ने का काम भी किया और भूमिका निभाई। तो दिल्ली सल्तनत के शासन के दौरान भारतीय व्यापारी न केवल स्थानीय बाजारों में बल्कि समुद्री व्यापार के माध्यम से भी व्यापार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो व्यापारी न केवल अरब, फारस और चीन से व्यापार करते थे, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भी, इन सब से भी व्यापार करते थे। बल्कि वे यूरोप और अफ्रीका, इन सारे देशों से क्या होता था, उस समय दिल्ली सल्तनत के टाइम पे समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के काल में समुद्री व्यापार में भारतीय व्यापारियों की स्थिति कैसी थी, उसको हम जानेंगे कि नेटवर्क, बंदरगाह का महत्व और व्यापार वस्तु विदेशी व्यापारी से कैसे प्रतिस्पर्धा होती थी। सबसे पहले कि दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय व्यापारी का समुद्री व्यापार कैसा था। तो दिल्ली सल्तनत के शासन काल में भारतीय व्यापारी समुद्र के माध्यम से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और संकीर्ण जो जलमार्ग है, बहुत सारे जलमार्ग, उनके जरिए क्या करते थे, व्यापार करते थे। इस काल में व्यापार की गति का विस्तार बढ़ा और भारतीय व्यापारी न केवल समुद्र के मार्गों पर बल्कि मालवाहन और नौवाहन कौशल में भी अग्रणी थे। मतलब और नौसेना की और परिवहन में भी इन सब में अच्छे थे। तो पहला आता है गुजरात। तो दिल्ली सल्तनत के तहत गुजरात जो है ना, वो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। सूरत और जो दमन दीव है जैसे जो बंदरगाह है, ये भारतीय व्यापारी समुदाय का एक प्रमुख मार्ग था, जिसके जरिए क्या करते थे, वो अरब सागर, फारस और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करते थे। तो इस समुदाय जो ये इस समय गुजरात में व्यापारी अपने व्यवसाय नेटवर्क के जरिए क्या कर रहे थे, मसाले, वस्त्र, रत्न, चूड़ियां को बेचा करते थे, जबकि वे रेशम, धातु और ये सब मूल्यवान को आयात करते थे। मतलब
रेशम, धातु इन सबको लेते थे और चूड़ी, रत्न, इन सब मसाले, इन सबको भेजते थे बाहर, एक्सपोर्ट करते थे। मतलब पहला केंद्र कौन सा हुआ? गुजरात हुआ, ठीक है, लिखिएगा। दूसरा केंद्र आपका मालाबार हुआ। मालाबार का क्षेत्र भारतीय व्यापारियों के लिए समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी और इलायची का निर्यात यानी एक्सपोर्ट करते थे भारतीय व्यापारी। मालाबार के व्यापारी अरब सागर, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों में क्या करते थे? जो ये मसाले हैं इन सब का व्यापार करते थे। तीसरा जो प्रमुख व्यापारी केंद्र था वो था बंगाल। बंगाल भी एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था, जहां कपास, चावल, हाथी दांत और मिट्टी के जो बर्तन है, इन सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता था। मतलब इन सामानों को बाहर देशों में बेचा जाता था। बंगाल के व्यापारी जो कि चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ समुद्र माध्यम से व्यापार करते थे। तो ये सारे केंद्र क्या थे? ये सारे एक तटीय केंद्र थे जो कि समुद्री मार्ग से व्यापार करके भारत दूसरे देशों से व्यापार करता था, आयात भी और निर्यात भी। सेकेंड चीज की समुद्र मार्गों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण कैसे हुआ? तो दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय व्यापारी समुद्री मार्ग पर अपना प्रभाव बनाए हुए थे। वे समुद्री व्यापार के लिए न केवल नौवहन कौशल में अच्छे थे, मतलब उनका नौवहन कौशल, नाव चलाना बहुत अच्छा था, बल्कि उन्हें व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का भी उपयोग किया, क्योंकि समुद्र मार्ग का उपयोग करके वो बाहर से व्यापार करते थे, उनका फायदा होता था। समुद्र व्यापार में परंपरागतता देखने को मिली। भारतीय व्यापारी की जो स्थिति थी उसमें परंपरागतता देखने को मिली, मतलब उनके हवाओं और मौसम का ठीक से अध्ययन करते थे वो, और उस देख के ही वो क्या करते थे? समुद्र से रास्ता निकाल के जाते थे। वे इस दौरान अच्छे जहाजों का, अच्छे नौवहन उपकरण का उपयोग करते थे व्यापार के लिए, और सुरक्षित और सुविधाजनक बना देते थे व्यापार को। तो ये उनकी स्थिति थी। दूसरी क्या स्थिति थी? व्यापारिक संघ बनाया गया था जिसे गिल्ड कहते थे। मतलब व्यापारी के समुदाय ने व्यापारिक मार्गों और नियमों पर सामूहिक नियंत्रण स्थापित किया था, और स्थापित करके इन्होंने व्यापारियों को गिल्ड संघ कहा था, नाम रख दिया था। और ये लेन देन की निगरानी करते थे और मार्ग की सुरक्षा करते थे और मार्गों को सुनिश्चित करते थे। तो ये उनकी स्थिति में ही आप लिखोगे। तीसरा की उनकी स्थिति में लिखोगे कि विदेशी व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा और पारस्परिक संबंध भी देखने को मिलता था। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय व्यापारी अरब, फारस और चीन और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों से, यूरोप से क्या करते थे? कंपटीशन करते थे व्यापार में। इन व्यापारियों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहता था, क्योंकि माल एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता था। अरब और फारसी व्यापारी जो है वो भारतीय व्यापारी अरब और फारसी व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे। इन व्यापारियों ने भारतीय व्यापारियों के लिए समुद्र मार्गों का उपयोग किया, और भारतीय मसाले, कपड़े, रत्न, चूड़ियां ये क्या करते थे? अरब देशों में बेचा करते थे। वही चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से भी व्यापार होता था। भारतीय व्यापारी चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करते थे। वहां पे वो मसाले और वस्त्र को बेचा करते थे, और वहां से क्या खरीदते थे? चाय और रेशम और धातु वहां से खरीदा करते थे। तो यूरोपीय व्यापारी से भी व्यापार होता था। दिल्ली सल्तनत के अंत में पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के समुद्र मार्गों में अपनी पकड़ को बहुत ज्यादा स्थापित कर लिया था। इसके बाद डच और ब्रिटिश भी भारत में व्यापार करने आने लगे थे। तो फिर क्या हुआ? इसके साथ ही भारतीय व्यापारी की प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, क्योंकि बाहर की कंट्री के व्यापारी भी आने लगे भारत में। तो इससे क्या हुआ? भारत के व्यापारियों की जो दैन्य स्थिति थोड़ी कंपटीशन वाली होने लगी। अब जानते हैं कि समुद्र व्यापार में समस्याएं क्या हो रही थी। तो दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय व्यापारी जो है समुद्र व्यापार में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था इन्हें, जिनमें से मुख्य रूप से समुद्री लुटेरे, प्राकृतिक आपदाएं और विदेशी व्यापारियों से कंपटीशन, ये सब उनकी समस्याएं होती थी उस समय की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, समुद्री लुटेरे, ये भारतीय व्यापारी लुटेरे होते, मतलब ये क्या करते थे? जब भारत से कोई सामान आता था या जाता था तो ये उसे लूट लेते थे। कुछ प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि कोई तूफान, लहर आ गई, तो इससे भी क्या होती थी? भारत के व्यापारियों की स्थिति थोड़ी खराब हो जाती थी। विदेशी प्रतिस्पर्धा, अन्य यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के लिए आ रही थी, बंदरगाह पे चुनौतियां हो रही थी, तो ये भी भारतीय व्यापारियों के लिए एक समस्या का कारण था। अब जानते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या थे व्यापार में भारत में। दिल्ली सल्तनत काल में समुद्री व्यापार ने भारतीय समाज पे और समाज की संस्कृति पे भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, क्योंकि व्यापारी जो है वो देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कर रहे थे, जिससे भारत की संस्कृति में भिन्नता आ रही थी और विश्व हिस्सों में फैल रहा था। धार्मिक प्रभाव ये पड़ा कि भारतीय व्यापारी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने इन धर्मों को दक्षिण और एशिया और दूसरे देशों में फैलाया। तो ये सांस्कृतिक प्रचार हुआ, एक तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। भारतीय व्यापारियों ने कला, साहित्य, वास्तुकला को भी फैलाया। इससे वस्त्र, गहने, हस्तशिल्प कला पूरे
भारत से क्या हुआ, अब हर देश में फैलने लगे। तो निष्कर्ष के तौर पे आप लिखोगे कि दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय व्यापारी का समुद्र के माध्यम से वैश्विक व्यापार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे गुजरात हो, चाहे मालाबार हो, चाहे बंगाल जैसे बंदरगाह हो, इन्होंने क्या करा, अरब सागर, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोपीय देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। हालांकि उन्हें समुद्र व्यापार में कई समस्याओं को सामना करना पड़ा, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, समुद्री लुटेरे, विदेशी प्रतिस्पर्धा से, लेकिन इनके बावजूद भी उन्होंने अच्छा कौशल नेटवर्क दिखाया और इससे क्या हुआ, उन्होंने भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक और धर्म को पूरे विश्व तक फैलाया। तो ये था उनका योगदान। ये होता है आपका ऑल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूनिट से बन रहे थे वो मैंने करा दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो को पूरी अच्छे से देखिएगा। इसका सेकंड फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जब आप दोनों पार्ट देखोगे तभी आपको पूरा जो आपका सब्जेक्ट है वो समझ आएगा। तो इस वीडियो को 2 बार कम से कम जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट है दोनों को देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा यह जो सब्जेक्ट है वो समझ आ जाएगा। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें पूरा आपका जो सब्जेक्ट में यूनिट्स है, ऑल टॉपिक्स है, वो सबको कवर करा दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज ग्रुप दोस्तों में शेयर कीजिएगा एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।